बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शबाल हसन केमिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को मुकम्मल और भरपूर तवज्जो के साथ सुनेंगे और इंशाअल्लाह इस लेक्चर के इख्तिताम पर आप इस काबिल होंगे कि इस लेक्चर में से जो भी सवाल आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा वो आपको आता होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है 9th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो टर्म है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास की, व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर, तो हमें एटलीस्ट सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो आपने 8th क्लास में साइंस के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो साइंस एक बड़ी वास्ट फील्ड है और केमिस्ट्री उसकी एक ब्रांच है। इसी तरह से बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है, इसी तरह से फिजिक्स भी आपके पास साइंस की ब्रांच है, इसी तरह से मैथमेटिक्स भी आपके पास साइंस की ब्रांच है और इसी तरह से हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है वो भी साइंस की ब्रांच है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री को डीपली स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन को कि सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals, which explains या which deals with the study of structure, composition and properties of a substance. Structure, composition and properties of a substance. Properties of a substance. ये इसकी डेफिनेशन है। ऑलमोस्ट 80% डेफिनेशन यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। ठीक है, कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, composition and properties of a substance. लेकिन इसके साथ आप और भी ऐड करेंगे कि it also deals with the physical and chemical changes, with the physical and chemical changes of matter, principle and laws which governs these changes, and laws which govern these changes, तो इसके साथ हम इसको भी अपनी डेफिनेशन के अंदर ऐड करेंगे। यहां तक आपकी ये डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब हम वो जो मेन पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन के अंदर हम उनको अलग से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की कि हम केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज की स्ट्रक्चर यानी साख के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब के बारे में पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने और ऐड किया, इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, ऑफ मैटर, प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एंड लॉज जो इन चेंजेस का सबब बनते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, तो उसके लिए कुछ लॉज हैं जो इन चेंजेस का सबब बनते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन सारे चीजों को देखेंगे। तो पहले हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैटर के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, कि एटम्स किस तरह से उसके साथ अरेंज हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इस यहाँ पर हमने बात की सब्सटेंस, तो सब्सटेंस हम ले लेते हैं पानी। तो पानी की जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से होता है, पानी का स्ट्रक्चर कि उसमें एक इस तरह से ऑक्सीजन का एटम होता है और उसके साथ इस तरह से दो साथ में हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं।
तो ये पानी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पानी एक सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, ये हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। तो हमने एक सब्सटेंस ले लिया जो कि हमारे पास क्या था, पानी, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह से है, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच होता है, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच होता है, और ये हमारे पास जो बड़े वाला मॉलिक्यूल है वो आपके पास क्या है जी, बड़े वाला जो एटम है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और अरेंजमेंट एग्जैक्टली ऐसे ही होती है, ये नहीं करना कि इसको आप इधर उठा के लगा दें और इसको इस तरह से लगा दें, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट आपने तरतीब याद रखनी हुई, तो हम कह रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या थी, कंपोजिशन, कि हम कंपोजिशन को देखते हैं इसी को, क्योंकि जिसकी हमने पानी की एग्जांपल ली थी तो इसी में हम देखेंगे कि कंपोजिशन इसकी क्या है, ठीक है। तो कंपोजिशन किसको शो करती है जी, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स, कि इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी परसेंटेज क्या है, कि कौन कितना मौजूद है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, हम उसमें एलिमेंट्स की परसेंटेज को देखते हैं। तो हमें पता है कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये हमें कंपोजिशन पता चल गई, हमें उसकी तरकीब पता चल गई कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने उसकी साख्त देखी, ठीक है, इधर हमने उसकी तरकीब देखी है, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज। तो पानी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होता है जी, पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने एग्जांपल उसी को लिया है तो उसी को एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कलरलेस होता है, ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर भी डालें उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो ये इस पानी की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि पानी की कंपोजिशन, पानी का स्ट्रक्चर, पानी की प्रॉपर्टीज। तो ये पानी एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस की इन खसूसियात को जिस शाख में हम साइंस की पढ़ते हैं वो हमारे पास कहलाती है केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके बाद हमने नीचे लिखा था कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, जो जो चीज ऊपर मैंने मेंशन की है उसको हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क क्या होता है कि फिजिकल चेंज एक तबई मतलब तब्दीली उसमें आती है, ठीक है। और तबई तब्दीली में क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है और उसमें ये सलाहियत होती है कि वो दोबारा से पहले वाली हालत में आ जाए। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता है, तो इसके नतीजे में जो बनने वाली नई चीज होती है वो दोबारा से पहले वाली हालत में तब्दील नहीं होती है। और फिजिकल चेंज जो है या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से, तबई हालत से रिलेटेड होती है। जैसा कि किसी भी चीज की मतलब उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, फिजिकल चेंजेस के अंदर पढ़ते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी चीज हमने लिखी हुई है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आने वाला चेंज होता है और इसके नतीजे में एक नई चीज बनती है, वो दोबारा से पहले वाली हालत में नहीं आती है, ठीक है। इसके साथ हमने लिखा हुआ है प्रिंसिपल और लॉज। तो जो मेजरली प्रिंसिपल्स हैं जो केमिस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल होते हैं उसमें एक आपके पास है ली चैटियर प्रिंसिपल, ली चैटियर प्रिंसिपल, और दूसरा हमने एक आम कॉमन हम पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इस मतलब केमिस्ट्री के अंदर वो भी हम इनको भी पढ़ते हैं जो इन चेंजेस का सबब बनते हैं। इस तरह से मैंने आपको कहा कि ली चैटियर प्रिंसिपल क्या क्या होता है, तो उसका बता दूं आपको कि ली चैटियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कितने रिएक्टेंट्स मिलेंगे और कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। या इस तरह से आप कर लें कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट की तादाद के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कि टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या ज्यादा होगा या कम होगा, टेम्परेचर कम कर दें तो क्या ज्यादा होगा या कम होगा। ये ली चैटियर प्रिंसिपल हमें बताता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी है, तो आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक के सॉल्युबल मतलब जो सॉल्युबल होंगी वो सॉल्युबल वाटर के अंदर हल हो जाएंगी, जो इनसॉल्युबल होंगी वो वाटर के अंदर हल नहीं होंगी, या पोलर पोलर में हल हो जाएंगी और नॉन पोलर में हल होगी, पोलर नॉन पोलर में हल नहीं होगा। इसके साथ मैंने लॉज की बात की, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है हमें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में जितने उसके रिएक्टेंट में मतलब जो एटम है वो मिलते हैं उतने ही आपको प्रोडक्ट की तादाद भी मिलेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
आपका जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसमें, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि जितने रिएक्टेंट मिलते हैं उनका जो मास होता है, उनके नतीजे में जो बनने वाला मास होता है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेफिनेशन थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है केमिस्ट्री, तो इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसको आसानी से समझने के लिए हमने केमिस्ट्री को फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये भी सवाल आता है कि व्हाई केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फर्दर ब्रांचेस। ठीक है, तो हम कहेंगे टू मेक द स्टडी इजी, टू मेक द स्टडी इजी it is divided into further branches। ठीक है, वो ब्रांचेस हम नीचे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि द ब्रांच दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस at atomic and molecular level। कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं, सब्सटेंसेस के बिहेवियर को पढ़ते हैं उसके एटॉमिक लेवल के ऊपर और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी हमने पढ़ा था कि जैसे हमने कहा था कि हमारे पास क्या है कि जी इस तरह से मैं कह देता हूं कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। तो इनके नतीजे में क्या होगा जी, आपके पास यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। अगर हम इस साइड को देखें तो ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। तो मतलब इस वक्त जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एटॉमिक लेवल को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये हर एक एटॉमिक एटम की शक्ल में है। ठीक है, इनके मिलने से हमें पता है कि क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, और वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इस दौरान जो चेंज आ रहा है और इस दौरान जो हम केमिस्ट्री की शाख को पढ़ रहे हैं या जो डील कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ ये फिजिकल केमिस्ट्री और क्या इंक्लूड करती है, ठीक है, इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन के ऊपर उसकी कंडीशंस का क्या इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा कि 2 मिनट अगर टाइम है तो ये कितना मतलब उसमें कितना चेंज हो जाएगा या कितना बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ कि यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड था तो किस तरह से ये चेंज आएगा, अगर मैं 200 कर दूं, 200 कर दूं तो फिर ये किस तरह से चेंज आएगा। तो इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ द कंडीशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से इट आल्सो इंक्लूड्स द फिजिकल लॉज which govern these changes। मतलब ये जो चेंज आया है एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर, इसमें हम उन जो लाज यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, जो कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं, उनको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इससे जो अगली ब्रांच हमारे पास वो है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द ब्रांच दैट एक्सप्लेन्स द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये कौन से होते हैं जी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स? इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स के हाइड्रोकार्बन्स और इनसे अखज किए जाने वाले, ठीक है, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन सेंट्रल एटम के तौर पर मौजूद होता है, उन तमाम कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उनकी स्टडी केमिस्ट्री की जिस शाख में की जाती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इट आल्सो एक्सप्लेन्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
वो क्या करते हैं जी, मेक द बॉडी ऑफ ह्यूमंस, मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का जो मेजरली पार्ट होता है वो किन पर मुश्तमिल होता है जी, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऊपर। ये कौन से वाले होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनमें मतलब इकट्ठा होगा, इसी वजह से हमने इसको नाम दिया हाइड्रो और कार्बन। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके पास मीथेन, सबसे पहला जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का जो मेंबर है, अल्केन क्लास का सबसे पहला जो मेंबर है वो है मीथेन। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है हमारे पास कि C इस तरफ भी H होता है, इस तरफ भी H होता है, इस तरह से भी H होता है। तो आप देखें इसका सेंट्रल एटम कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोकार्बन इसके अंदर शामिल होते हैं। और दूसरी चीज हमने बात की डेरिवेटिव्स, तो यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव्स बन जाएगा। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हों और उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उन कंपाउंड की स्टडी को केमिस्ट्री की जिस शाख में हम करते हैं उस शाख को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है कि टोटल जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स में से ये जो दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, इनको अलग किया गया है, और बाकी जो 116 एलिमेंट्स हैं उनको अलग किया गया है। इनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बाकी जो 116 एलिमेंट्स हैं वो आपके पास किसमें आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहां पर आप डेफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट एक्सप्लेन्स द compounds containing no carbon and hydrogen, containing no carbon and hydrogen। ठीक है, मतलब ऐसे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी इस कायनात के अंदर कंपाउंड है उनको पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने पहले आपको बयान किया कि इसको समझने के लिए हमें पहले सबसे ये समझनी है, और अगर वो समझ आ गई तो इसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसमें हम और क्या पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इट इंक्लूड्स, इसमें कौन सी चीजें होती हैं जी, इट इंक्लूड्स एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ऊपर एक बात जो एक्सप्लेन करनी थी कि यहाँ पर आपने तीन चीजों को शामिल नहीं करना है। बाकी ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनकी जो स्टडी होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। तो उसकी अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसकी मैं एग्जांपल लिखूं तो पहले मैंने कहा कार्बोनेट्स, तो Na2CO3, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इसके साथ मैंने कहा ऑक्साइड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको भी हम उसमें शामिल नहीं करते। इसके साथ हमारे पास कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स CaC2, तो ये कैल्शियम कार्बाइड है, तो इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं करते हैं। बाकी जितने भी ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के तौर पे मौजूद होगा कार्बन, और उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद होंगे, उन तमाम कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और इसमें इंक्लूड होता है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको लिखें और कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द आंसर आपको मिले। ठीक है, और इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि हमने YouTube लेक्चर चैनल शुरू किया है आप लोगों के लिए, उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपकी वजह से दूसरों को भी फायदा हो। अल्लाह हाफिज।